हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। कर रहे हो ना। मुझे लगता है आप लोग कर रहे होगे, अच्छे बच्चे हो, सब लोग कर रहे होंगे, है ना। चलिए हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो ही हमारी 20 मिनट जो रैपिड रिवीजन वाली सीरीज चल रही है उसका ही एक अगला पार्ट है। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस वाले जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिनको आपको छोड़कर ही नहीं जाना है, वो तो आपको करके ही जाना है, ठीक है। वो टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर ले लिए हैं और उनको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि सर आपकी जो वीडियोज हैं आप हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है ना। जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जाना, जिससे कि डायरेक्टली वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो यहाँ पर क्या होने वाला है। तो पहला टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है, वो यहाँ पर हमें समझना है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, primarily wildlife sanctuaries primarily aims to conserve specific wildlife species, ठीक है। तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यहाँ पर प्राइमरली किस चीज पर फोकस करती हैं, जो आपकी स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ स्पेसीज होती हैं उनके कंजर्वेशन पर पूरी तरह से फोकस करती हैं। यहाँ या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी तरह से फोकस्ड होती है ना। नेशनल पार्क में हम ये पॉइंट समझते हैं, इट प्राइमरली फोकस्ड ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिक्रिएशन एंड लैंडस्केप प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आता है, या साथ ही साथ हम यहाँ बोल सकते हैं कल्चरल हेरिटेज या कल्चरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको भी प्रिजर्व करने का काम करते हैं नेशनल पार्क्स, ठीक है भाई। कल्चरल रिसोर्सेज, तो चौथा पॉइंट आप ये समझेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फोना पर ही फोकस्ड करती हैं, लेकिन हमारा जो नेशनल पार्क है वो आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब इसके अंदर जितने भी टाइप की फ्लोरा फोना या कुछ भी स्पेसी है वो सब इसमें कवर होती हैं। रिक्रिएशन पर फोकस करती हैं एंड लैंडस्केप प्रिजर्वेशन पर फोकस करती हैं, और जो भी हमारे कल्चरल रिसोर्सेस होती हैं उन पर उनको प्रिजर्व करने पर फोकस करते हैं नेशनल पार्क। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं आर रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमाइज डिस्टर्बेंस टू वाइल्ड लाइफ। इस पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि ये रेस्ट्रिक्टेड होती हैं टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस टू वाइल्ड लाइफ, है ना। यानी कि हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट हम नेशनल पार्क में ये समझेंगे, रेगुलेटेड रिक्रिएशन एक्टिविटीज। जो नेशनल पार्क होते हैं वो रिक्रिएशन एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, लाइक हाइकिंग हो गया, कैंपिंग हो गया, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग हो गया, है ना। कि जैसे हम देखते हैं अपने डेली की लाइफ में, टीवी पर देखते हैं या फिर रील्स में या किसी भी वीडियो के थ्रू देखते हैं, लोग घूमने जाते हैं, है ना, हाइकिंग वगैरह करते हैं, वहां पर कैंपिंग वगैरह करते हैं नेशनल पार्क्स में, है ना, वाइल्ड लाइफ को वॉच करते हैं, देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, इस टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सारी एक्टिविटी नहीं, रेस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझाएंगे, देयर आर नो फिक्स्ड बाउंड्रीज, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती, बट नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स्ड होती है। तो तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर समझ लिया दोनों के अंदर। नेक्स्ट, इट इज ओपन टू द जनरल पब्लिक। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन होती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो नॉट यूजुअली ओपन टू जनरल पब्लिक। जो नेशनल पार्क होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पर ओपन नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इट वेरीज इन साइज ऑफन स्मॉलर एंड लोकलाइज, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं इनके साइज वेरी करते हैं, छोटे, बहुत छोटी भी हो सकती हैं, उससे थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, या लोकलाइज भी हो सकती है। बट नेशनल पार्क एरिया वाइज काफी बड़े होते हैं, कवरिंग डाइवर्स इकोसिस्टम एंड लैंडस्केप, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो काफी डाइवर्स हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में इनकी जो बाउंड्री है वो काफी बड़े एरिया में देखी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े एरिया में हमें लैंडस्केप देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो की बात करें तो यहाँ पर टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें इंडिया के अंदर 573 देखने को मिलती हैं, एंड नेशनल पार्क यहाँ पर हमें 106 देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है, किससे रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क से रिलेटेड बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है,
फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो वो फैक्टर्स हमें यहाँ पर बताने हैं, वो कारण हमें यहाँ पर बताने हैं जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फोना में हमें डे बाई डे गिरावट देखने को मिल रही है ना। तो चलिए समझते हैं। मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर लिया है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, है ना। तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन से मतलब यहाँ पर क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन बिकेम द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे कि हमारा देश जब आजाद हो गया है ना, तो 1951 से अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद जो देश में जो जनसंख्या थी, है ना, उसको रोजगार की जरूरत थी, उसको खाने की जरूरत थी, है ना, चीज फूड डेली, भाई जिंदगी जीने के लिए खाना तो सबके लिए जरूरी है। तो ये चीजें कहाँ से लेकर आई जाएंगी, तो लोगों ने बड़े लेवल पर लार्ज स्केल पर क्या किया, जो फॉरेस्ट लैंड थी ना उनको क्लियर करके एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बिटवीन 1951 से 1980 के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड, फॉरेस्ट लैंड थी, उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। क्या है, सिंपल से वर्ड्स में ऐसे समझते हैं, जिस जगह पर फॉरेस्ट हुआ करते थे उन सबको हटाकर एक तरीके से वहां पर फ्लैट लैंड कर दी गई, उसमें क्या है खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे ये सोच सकते हैं कि वो जो फॉरेस्ट था वो कितनी सारी स्पेसीज का घर हुआ करता था। ठीक है, जिसको एक झटके में हटा दिया गया। फिर वो जो स्पेसीज हैं जो उस फॉरेस्ट में रहती थी बेचारी, वो कहाँ गई होंगी, तो क्या है वो उनके साथ क्या हुआ होगा किसी को नहीं पता, यानी कि वो खत्म हो गई होंगी। ठीक है, इस तरीके से हम फर्स्ट पॉइंट से समझ सकते हैं किस तरीके से फ्लोरा एंड फौना में डिप्लीशन देखने को मिला। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं माइनिंग। माइनिंग इज ऑल्सो मेजर फैक्टर फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अब किस तरीके से, डोलोमाइट माइनिंग अफेक्टेड बक्सा टाइगर रिजर्व्स, ब्लॉक्ड माइग्रेशन रूट ऑफ ग्रेट इंडियन एलिफेंट। ठीक है, तो जो माइनिंग है, माइनिंग क्या होता है भाई, जमीन को खोदकर उसमें से जरूरी चीजें जो हमारे काम की होती है उनको निकालने का काम जो होता है उसको माइनिंग बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से एक माइनिंग है, मैंने एग्जांपल लिया है डोलोमाइट माइनिंग। ठीक है, अब ये जो डोलोमाइट माइनिंग है ये बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर होती थी। ठीक है, तो उससे क्या होता था, बक्सा टाइगर रिजर्व को यहाँ पर जो डोलोमाइट माइनिंग है वो अफेक्ट करती थी। किस तरीके से, जो माइग्रेशन वाला रूट होता है ना, जिसमें जो हमारे एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, है ना, जैसे जैसे वेदर के अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करके जाते हैं। तो उससे क्या होता है, माइनिंग की वजह से क्या होता है, उनका जो माइग्रेशन वाला रूट है वो अफेक्ट हो जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर पाते उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो माइनिंग भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल प्ले करती है, एक मेजर कॉज निकल के आता है फ्लोरा एंड फौना की डिप्लीशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से यहाँ पर ये मतलब है, जब हमारी कंट्री आजाद हो गई तो उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले। तो उसी में से कुछ खास बातें हम यहाँ समझते हैं। सिंस 1951 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब तक तो हम कुछ नया नहीं कर रहे थे, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं चला रहे थे। ठीक है, लेकिन जब आजाद हो गया तो जनसंख्या जो हमारी थी उसको चीजें चाहिए थी, है ना, उसके लिए हमने क्या किया, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए, है ना। उसी में से कुछ प्रोजेक्ट्स थे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए गए। ठीक है, उसके तहत क्या किया, 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर करके रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को बनाया गया। ठीक है, साथ ही साथ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर फॉरेस्ट लैंड्स को क्लियर किया गया। ठीक है, तो ये कुछ रीजन यहाँ पर निकल के आते हैं, कुछ कॉज यहाँ पर निकल के आते हैं जिसकी वजह से हमें फ्लोरा एंड फोना में कंटिन्यूअस डिप्लीशन देखने को मिलता रहा है। ठीक है, तो ये बातें हैं जो आपने समझ ली होंगी, इनको आप अच्छे से अपनी कॉपी में या जहाँ भी आप अपने नोटबुक में लिख रहे हैं वहाँ पर लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है स्टेप टू कंजर्व फ्लोरा एंड फोना। तो वो स्टेप्स हमें यहाँ पर बताने हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व करने के लिए कुछ लिए गए। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि फ्लोरा एंड फोना को कंजर्व करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये एक चिंता का विषय क्यों था। ठीक है, तो ये चिंता का विषय इसलिए बन जाता है बच्चों, क्योंकि जो लोग हैं ना वो अपने स्वार्थ के लिए, है ना, अपने कुछ खास पर्पस
पर्पस के लिए जो हमारी फ्लोरा एंड फौना यानी जो हमारे फॉरेस्ट हैं, जहाँ पर हमारी फ्लोरा एंड फौना एक तरह से हमें देखने को मिलती है ना, उनको खत्म करते चले जा रहे थे सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, है ना। उनको सिर्फ अपना फायदा दिख रहा था, इसलिए वो लैंड्स को क्लियर करते चले जा रहे थे, फॉरेस्ट को खत्म करते चले जा रहे थे। ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा था हमारी गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने इस सब को देखते हुए कि भाई ये तो गलत हो रहा है, लोग अपने स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए चीजें खत्म कर रहे हैं या हमारी जो फ्लोरा एंड फौना है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो उसी चीज को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ खास स्टेप्स इसमें लिए जो हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो सबसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट है 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पर लेकर आती है। तो पहला पॉइंट आपने ये समझ लिया। दूसरा, कंट्रोलिंग डिफोरेस्टेशन बाय प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट है उसने डिफोरेस्टेशन को कंट्रोल किया बाय प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो एफोरेस्टेशन प्रोग्राम्स उन्होंने चलाकर, है ना, देश के अंदर एक अभियान चलाना शुरू किया। उसके थ्रू लोगों को अवेयर किया कि भाई पेड़ बचाओ, है ना, पेड़ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जंगलों को मत काटो। इस तरीके के इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए जिससे कि डिफोरेस्टेशन पर कंट्रोल कर पाए। लॉज अगेंस्ट हंटिंग एंड पोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी एनिमल्स को, कैसे, कुछ लॉज को इम्प्लीमेंट करके या एनफोर्स कर से, किसके अगेंस्ट, हंटिंग एंड पोचिंग। यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को समझ रही थी कि लोग जंगलों में जाते हैं और वो जानवरों को क्या करते हैं, हंट कर लेते हैं, मार लेते हैं या उनकी पोचिंग करते हैं। पोचिंग मतलब इलीगल हंटिंग होती है एक तरीके से, है ना, गैर कानूनी तरीके से शिकार करना, ठीक है। तो ये चीजें लोग कर रहे हैं, ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए सरकार ने कुछ लॉज एनफोर्स किए टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनिमल्स, ठीक है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति यूं ही शिकार ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। साथ ही साथ हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, जो लोग हैं, जो हमारे देश की जनसंख्या है उसके बीच एक अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट किया, किसको लेकर, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी को लेकर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता था इसका क्या यूज है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, इसकी इंपॉर्टेंस समझाना शुरू किया कि हमारे जंगल हैं उनकी क्या महत्वता है हमारी लाइफ में, वो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, जो बायोडाइवर्सिटी हमारी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। तो ये चीजें हमारी जो जनसंख्या और लोग हैं उनको समझाना शुरू किया। नेक्स्ट, इस साथ ही साथ हमारी जो गवर्नमेंट है उसने 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स सेटअप किए, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे जो बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। पॉइंट उसमें मैंने लिया है इम्प्लीमेंटिंग फोकस्ड प्रोजेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रेनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ प्रोजेक्ट पर भी फोकस किया, जैसे कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, मतलब टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, रेनोज को बचाने के लिए प्रोजेक्ट रेनो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये चीज देखते हुए कि ये जो स्पेसीज हैं ये खतरे में जा रहे हैं, तो इसके लिए खास इन्होंने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं, बाय क्रिएटिंग 106 नेशनल पार्क्स एंड 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर गवर्नमेंट क्रिएट करती है, किसके लिए, हमारी जो फ्लोरा एंड फौना है उसको कंजर्व करने के लिए। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। यहाँ पर ये जो नंबर है 18 बायोस्फीयर रिजर्व वाला, 106 नेशनल पार्क्स वाला, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाला, यहाँ पर आपको 576 भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर 573 नहीं है तो फिर अगर 573 नहीं है तब आप 576 पर टिक करेंगे तो वो वाला भी आपका सही हो जाएगा। ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुझे लगता है जो खास बातें थी वो आपने समझ ली हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पर लिया है, बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हमें ये समझना है जो बायोलॉजिकल लॉस होता है वो स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड है विद कल्चरल लॉस, कैसे, ये आपको बताना है, या कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो मैंने कुछ खास बातें यहाँ पर लिख ली हैं जो आपको समझनी है। पर लिख लिया है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन से मतलब क्या है, द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी
pushed many native and forest community into poverty as they rely on forest for food, shelter and livelihood। तो इस पॉइंट में हमें ये समझना है कि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी खत्म होती चली जा रही है, उससे उससे क्या हो रहा है, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हमें यहाँ पर समझना है। लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पुश्ड मैनी नेटिव एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी इनटू पॉवर्टी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है ना, उससे क्या है, जो लोग हैं वो किसकी तरफ चले जा रहे हैं, पॉवर्टी की तरफ चले जा रहे हैं। जो वहाँ की कम्युनिटी है, जो वहाँ के देसी लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोकलाइज्ड हैं, वो पॉवर्टी यानी गरीबी की तरफ चले जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे रिलाई ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, क्योंकि वो किस पर निर्भर है, जंगलों पर निर्भर हैं, है ना, फॉरेस्ट पर निर्भर हैं। किसके लिए? अपने खाने के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए, है ना, लाइवलीहुड, डेली जिंदगी में जो वो कमाते हैं, जो है ना, फॉरेस्ट से लकड़ियां वगैरह कलेक्ट करके उनको बेच देते हैं, बेचकर कुछ पैसा कमा लेते हैं, तो डेली की जो लाइवलीहुड है वो चल पाती है। ठीक है, इस तरीके से लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है लोगों को गरीबी की तरफ धकेल रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर समझेंगे कि कल्चरल इम्पैक्ट। कल्चरल इम्पैक्ट से यहाँ पर क्या मतलब है, दीज कम्युनिटी हैव लाइफ स्टाइल्स एंड कल्चर्स, है ना। तो ये कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज हैं या वहाँ के लोकलाइज पीपल हैं, दैट आर डीपली टाइड टू फॉरेस्ट। वो उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, उनके जो कल्चर्स हैं, वो फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा डीपली टाइड होते हैं, है ना। व्हेन फॉरेस्ट डिसअपियर देयर कल्चर्स आल्सो अफेक्टेड। तो जैसे फॉरेस्ट धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे, डिसअपियर होते चले जाएंगे, उनकी कल्चर्स भी धीरे धीरे डिसअपियर्स होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर समझ, जनरेशनल लॉस। जनरेशनल लॉस से मतलब क्या है, एज ह्यूमन स्ट्रगल्स दे मे नेग्लेक्ट देयर चिल्ड्रन लीडिंग टू अ लॉस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन एंड वैल्यू, है ना। यहाँ पर ये समझने को मिलता है कि जो जैसे मान लीजिए एक औरत है और वो एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रगल कर रही है ना, अपने खाने के लिए, रहने की जगह के लिए, है ना। तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, वो अपने बच्चों को भी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही है ना। उनका कल्चर होता है, उसको वो बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं ना, उनको बच्चों को जो वैल्यूज देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। किस वजह से? जो उनका स्ट्रगल है ना, खाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? क्योंकि जो फॉरेस्ट, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, वहाँ के लोकलाइज पीपल हैं, तो फॉरेस्ट डिसअपियर होंगे तो तो जो लोकलाइज्ड होंगे, जो वहाँ की कम्युनिटीज होंगी, वो ऑटोमेटिकली परेशान रहेंगी, स्ट्रगल करेंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से मतलब ये है, मैनी कम्युनिटीज हैव यूनिक रिचुअल्स लिंक्ड टू फॉरेस्ट सच एज वर्शिप एंड मैरिजेस सेरेमनी विल अफेक्ट। ठीक है, तो जो कम्युनिटीज होती हैं, फॉरेस्ट में रहने वाली जो कम्युनिटीज होती हैं, उनके कुछ यूनिक रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे वर्शिप हो गया, मैरिज सेरेमनीज हो गया, ये कुछ खास तरीके से करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें भी क्या होती हैं, फॉरेस्ट के डिसअपियर होने से या फॉरेस्ट को काटने की वजह से क्या होती है, वो चीजें भी धीरे धीरे यहाँ पर अफेक्ट करती हैं इनको, है ना। इन बिश्नोई विलेजेस हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, नील गाय, पीकॉक सीन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी। अगर हम राजस्थान के बिश्नोई विलेजेस में देखें तो वहां पर ब्लैक बक, नील गाय, पीकॉक को यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट माना जाता है, उनकी कम्युनिटी का, अपनी कम्युनिटी का एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं ये लोग, है ना। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है जो बायोलॉजिकल लॉस है वो स्ट्रांगली कोरिलेटेड है कल्चरल डाइवर्सिटी से, है ना। तो ये कुछ खास बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई हैं और इन खास बातों को आप अपने एग्जाम में बड़े अच्छे से लिखेंगे और 5 मार्क्स अपने रिजल्ट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मैंने 4 टॉपिक आपको इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करी है, आपने बड़े अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर तो जरूर करना ही करना है। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।